Good evening, viewers. Today we are at podcast 17 of तवी टेल्स. कल हमने एक छोटा सा पॉडकास्ट किया कर्नल अजय रैना जी के साथ और एज लक फेवर्स द ब्रेव पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और सीज फायर हो गया. सो आई थिंक दैट पॉडकास्ट वाज वेरी वेरी लकी फॉर अस एंड क्योंकि जो पाकिस्तान है नॉट एबल टू सस्टेन द माइट ऑफ आर आर्मी, आर एयरफोर्स एंड नेवी प्लस आर अमेजिंग लीडरशिप एज वेल एज ब्यूरोक्रेसी. इसीलिए हम वी थॉट कि पॉडकास्ट 17 करना जरूरी है क्योंकि आज कर्नल अजय रैना जी जिनके बारे में वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे आल्सो. सर इज अ राइटर ऑफ 29 बुक्स, गॉट द फोर्थ हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर हिज सर्विसेज व्हाइल ही वाज इन आर्मी. उसके बाद एको टूरिज्म पे, एडवेंचर टूरिज्म पे सर इज वर्किंग. सुंदरबनी से सर आते हैं जो एक बॉर्डर एरिया है और उस बॉर्डर एरियाज पे सर नोज द प्रॉब्लम्स विच बॉर्डर पीपल फेस ड्यूरिंग द स्मॉलेस्ट स्कर्मिशेस और बैटल्स. आज का जो पॉडकास्ट है उसका टाइटल व्हाइल आई एंड डॉक्टर विकास वी वर थिंकिंग ऑफ क्या होना चाहिए, एंड दैट इज नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम. कुछ भी हो जाए दुनिया में, देश सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ नहीं. तो यही हमारा टॉपिक है. हमारे स्टीम्ड डोगरा वॉरियर, हमारे स्टीम्ड राइटर जो मिलिट्री हिस्ट्री में लिखते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री हो या जम्मू की मिलिट्री हिस्ट्री हो, जनरल जोरावर सिंह हो. सर, वी अगेन वेलकम यू एंड दिस पोस्ट सीज फायर पॉडकास्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो देश के अंदर इस टाइम पे पॉजिटिव वेव है और कि दुश्मन ने घुटने टेक दिए सर, उसी के ऊपर we will start off this podcast and we welcome you in Tavi Tales, sir, and it's our honor that back to back sir हम आपको देख पा रहे हैं. From your busy schedule you have kept some time for us. Over to Dr. Vikas. वेलकम कर्नल रैना सर, एक बार फिर तवी टेल्स के प्लेटफॉर्म पे. हम तो डबल लकी हैं और बैक टू बैक आपको हम अपने प्लेटफॉर्म पे पा रहे हैं. वी आर सो ऑब्लाइज्ड एंड सो ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमें इतने बिजी शेड्यूल से हमें आज भी समय दिया, क्योंकि आज ऐसा एक, मैं कह सकता हूँ, एक वाटरशेड मूवमेंट है, इंडियाज वॉर अगेंस्ट टेररिज्म. और अभी प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस जो हुआ है वो तो कोई डाउट नहीं रखता कि इंडिया जो है अब तभी सांस लेगा जब ये टेररिज्म का एपी सेंटर टेररिज्म खत्म होगा. तो सर, मैं आपके स्वागत के साथ साथ हम शुरुआत करता हूं कि जब से ये सर घटनाक्रम शुरू हुआ और पहले भी हम देखते रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया और खास करके आजकल सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है और उसमें हम देखते हैं कि पता ही नहीं चलता कि बाउंड्री कौन सी है. ये पाकिस्तानी सोशल मीडिया की, इंडियन सोशल मीडिया, हमारे गाइज में इन्होंने हैंडल्स बनाए होते हैं, हमारे नाम के हैंडल्स होते हैं. तो ऐसे में सर एक मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग नैरेटिव्स पुश किए जाते हैं इस पीरियड में. तो हम चाहते हैं कि आप हमें गाइड करें, एक एवरेज इंडियन को गाइड करें कि कैसे हम इस फिक्शन को उस फैक्ट से कैसे हम डिफरेंशिएट करें ड्यूरिंग दीज टर्बुलेंट टाइम्स. मैं जैसे एग्जांपल देता हूं, 2 दिन पहले की बात है, सैटरडे राइट की, दो फैल गए ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की वैष्णो देवी माता में मंदिर में अटैक हो गया है. तो दिस वाज वेरी डेंजरस कि इसका पोटेंशियल था कि कम्युनल राइट्स हो सकते थे. तो एक ऐसा नैरेटिव. दूसरा, एक दो चीजें हो रही कि वो बहुत डिस्टर्बिंग थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो सच नहीं है. तो आप क्या टिप्स देंगे एक एवरेज इंडियन को कि और इस टाइम में कि हम कैसे इस चीज को वी शुड अप्रोच. नमस्कार डॉक्टर साहब. नमस्कार. मैं अजय साहब को भी डॉक्टर अजय ही कहता हूँ. दोनों डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार. गुरु और डॉक्टर से भी ऊपर होता है. तो बहुत बहुत अच्छा लगा अपने प्लेटफॉर्म पे वापस आके, और आपको ओब्लाइज करने की बात नहीं. हम वी आर ऑल टुगेदर इन दिस वॉर. सबर. आई थिंक एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो सबर. जब भी हम कोई खबर सुनते हैं, देखते हैं, तो आप ये मानिए कि जो एक्चुअल खबर है उसका सबसे ज्यादा जो करता धरता जो कस्टोडियन है वो सरकार है. जो सरकार के पास खबर होती है वो हमारे पास, हम जितना मर्जी जोर लगा लें, किसी मिनिस्ट्री में कॉन्टेक्ट्स आपके भी हैं, मेरे भी हैं, लेकिन वो पूरा जो पिक्चर है वो सिर्फ सरकार को राइट लेवल पे क्लियर होती है. जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो साइकोलॉजिकल ऑपरेशन, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलती है.
आपने बड़ा सही कहा, नगरोटा का बीहेडिंग का बीच में आया, वो सब आया। तो सबसे पहले सब्र करिए कि हमें वेट करना चाहिए ऑफिशियल, क्योंकि हमारी सरकार छुपाती नहीं है। और ये नहीं कि हम पे एहसान करती है, आजकल के जमाने में आप छुपा नहीं सकते। कल आपने देखा डीजीएमओ साहब, डीजी एयर ऑपरेशन को पूछा गया कि हमारे कितने जहाज गिरे, और जिसके बारे में पहले भी मैं कह सकूँ कि जहाज आते जाते हैं। हमारे फादर साहब ने कार खरीदी, फिर दूसरी कार आई, फिर हमने एक कार खरीदी, किसको याद है? फादर साहब याद है, हम कौन कौन इंपॉर्टेंट है? वो फैमिली मेंबर इंपॉर्टेंट है कि कारें आती जाती है, मशीन है? तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी एक स्टेटमेंट दी कि सारे पायलट सेफ हैं, घर में हैं। लेकिन पायलट्स के ऊपर कितना हंगामा मचा, और मैं हर शो में कहता रहा लोगों को, सब्र करो, सब्र करो, बिकॉज जब हमें हमारे पास कोई वेर विद ऑल ही नहीं है किसी खबर की सच्चाई जानने के लिए, तो उससे पहले कि हम उसको वायरल करें, अपने व्हाट्सएप पे डालें, अपने स्टेटस में डालें, बोले हम सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दें, तो उससे सबसे बढ़िया रहेगी आप उसको होल्ड कीजिए। मैंने कहता डिलीट कीजिए, होल्ड कीजिए, आपके पास खबर आई है, चलो अच्छा आपको वीडियो आ गया कोई, थोड़ा इंतजार कीजिए। और इस इंफॉर्मेशन एज का फायदा ये भी है कि बड़ी जल्दी सच्चाई बाहर आ जाती है। नगरोटा की सच्चाई तो आई थिंक आधे की पौने घंटे में आ गई। और एक वेटरन ने किया था, तो फिर अब जो भी है वो, कोई भी ऐसा नहीं होता, हम सारे इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं। दूसरा बात यह है कि जैसे आपने कहा, पाकिस्तानीज हैं जो हमारे नाम रख के और हमारे फोटो, महादेव की फोटो लगा ली, वैष्णो माता जी की फोटो लगा ली, और हमें भरोसा हो जाता है, हम तो गलीबल हैं इंडियंस, तो वैसे मान लेते हैं। तो उनसे भी डेंजरस कौन है? ये जो हमारे बैठे हुए हैं अंदर, जिनको हम जानते हैं। कुछ नाम आप अगर जो सोचोगे, आंख बंद करोगे, सामने दिखेंगे। प्रवीण सानी साहब हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर, क्या बोल रहे थे इससे पहले? हमारी औकात ही नहीं है, हम लड़ ही नहीं सकते, हमने पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाई, चाइना आ जाएगा। एक फियर साइकोसिस क्रिएट करने के लिए। फिर है हमारी चैनल्स, जिसको सबसे ज्यादा देखा जाता है, टीवी चैनल्स, उन्होंने इस्लामाबाद में आर्मी भेज दी, कैप्चर हो गया था रावलपिंडी। उस दिन स्टूडियो में बैठा हुआ था, मेरे सामने कैप्चर कर रहे थे। अरे यार, तो अभी क्या कर सकते हो आप? इनको रोक नहीं सकते। तो मैंने तो जिंदगी में एक वो बना रखा है कि टीवी न्यूज देखनी नहीं, पहली बात खत्म। दूसरी, जो यूट्यूब चैनल है, जैसे अभी आप एफर्ट कर रहे हो ना, एक क्या जरूरत पड़ी है आपको? क्या पैसे कमाने हैं इस चैनल से? नहीं है ना, हम सब तो रब ने दे रखी है खाने पीने के लिए, ठीक है। एक हम मिशन पे निकले हैं, गलतियां हम भी करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हम ऑनेस्टली बात करते हैं। तो इस पूरे, जब ये चलता घटनाक्रम चलता रहा, तो दो चैनल्स, बड़ी चैनल्स ने मिलकर ज्वाइंट प्रोग्राम किया, और मैं उसमें उसका हिस्सा बना। तो सडनली हमने देखा कि लाइव व्यूअरशिप जो थी, वो जल्दी जल्दी 4,000, 6,000, 7,000 की व्यूअरशिप होती है, लाइव व्यूअरशिप 70,000 पहुंच गई। इसका मतलब है कि लोग भी ढूंढते ढूंढते पहुंच गए कि यहाँ पे थोड़ी सी सच्चाई बोली जा रही है, क्योंकि हमने जो भी बोला, हमने कहा यार ये खबर आई है, और इसमें ये लगता है कि गलत है, हो सकता है। तो मैं यही एडवाइस करूंगा, पहले आप सब्र कीजिए। अगर आपके पास टाइम है और आप रियली खोदना चाहते हैं, तो फिर आप पहले ही अपने 2, 4, 5 चैनल्स आइडेंटिफाई कीजिए यूट्यूब पे, जो जिनकी रेपुटेशन है। बड़े नाम, सच बोले ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बड़े नाम यहाँ फेल हुए हैं अभी इस बार। और फिर आप उनको अपना मार्गदर्शक मांगे, उनको उस चैनल की ट्वीट्स को देखिए, उस बंदे की ट्वीट्स को देखिए, तो शायद आपको, अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट किसी भी खबर को 4, 5 जगह से वेरीफाई कीजिए। आप ट्विटर पे चेक कीजिए, आप फेसबुक पे चेक कीजिए, आप इंडियन आर्मी एडीजी पे कोई ना कहीं आगा। अगर आप सोचते हो कि मैं सिर्फ एक वो रील पे काम चला लूंगा, इन्फॉर्मेशन वॉरियर, तो आप मार खा जाएंगे। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसका कोई इजी आंसर नहीं है। बट आई थिंक कुछ नहीं कर सकते, तो कीप पेशेंस, थोड़े सब्र करें, आधे पौने घंटे में सब क्लियर हो जाता है। गलत खबर फैलाने से, दुश्मन की गलत खबर फैलाओ आप। मैंने खुद कल ट्वीट किया, हमारा एक हेलीकॉप्टर एक उनका JF-17 उठा के जा रहा है, गलत था, मैं आपके चैनल पे बोलता हूँ। मगर उससे अगर दुश्मन के 2% लोग भी उसको देखते हैं, तो दिल में चोट तो बड़ी बुरी लगती है। और अपनी खबर कुछ हो भी जाए तो नहीं हो, हमने आई थिंक इसके बारे में पहले भी बात की थी, कल भी परसों। तो सेम थिंग आई वुड रीइटरेट। जी डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, कि साइकोलॉजिकल वारफेयर जो होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आजकल चुटकियों में पहुंच जाती है। तो मुझे लगता है कि जो आपने पॉइंट बताया कि दुश्मन की खबर झूठी फैलाओ, तो पाकिस्तान यही करता है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने देश के अगेंस्ट जो कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, तो उसको मुझे लगता है वी शुड टेक इट विद पिंच ऑफ साल्ट। उसको पहले 1,000 बार वेरीफाई करें। लेकिन मैं उसको उल्टा ट्रेंड देखता हूं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई न्यूज आ रही है तो उसको बड़े उसके साथ माना जाता है कि इसको वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन अपने अगेंस्ट आती है तो हम सोचते हैं पता नहीं ये कोई मीडिया जो है गोदी मीडिया तो नहीं फैला रहा। ये मैंने उल्टा सा एक अपने यहाँ ट्रेंड देखा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपने बताया कि ये दुश्मन की चाल है,
एक अपने देश के अगेंस्ट अगर ऐसा कुछ फैल रहा है कि हमारे इतने जहाज गिर गए, हमारे इतने पायलट पकड़े गए, तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट है, तो हमें उसके लिए सचेत रहना चाहिए। बहुत 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 ही अच्छा आपने रिप्लाई दिया सर। जैसे और लोग जैसे आपने कहा कि ढूंढते हैं खबरों को और राइट मीडियम ढूंढते हैं, तो कल सर 26 मिनट का ये रिकॉर्डिंग थी, बट लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया बिकॉज वो बड़ी हार्ड हिटिंग थी। जस्ट सर एग्जांपल, आफ्टर व्यूइंग, जब मैं इसको एडिट ही कर रहा था, तो मेरी वाइफ शी वाज विद मी एंड शी वाज वाचिंग, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो वो देखते, शी सेड फॉर द फर्स्ट टाइम कि मेरे को आज डर नहीं लग रहा आफ्टर लिसनिंग टू योर पॉडकास्ट सर। तो लोग भी एक ऐसी चीज देखना चाहते हैं सर जिस चीज से उनको कंफर्ट मिले और काम मिले, एंड आई थिंक yesterday's podcast proved that. So now sir, coming to provocations, अभी सर इस पूरे टाइम पे इंडिया हैज शोन रिमार्केबल रिस्ट्रेंट। अगर मैं देखूं जितना मर्जी दुश्मन ने प्रवोक किया हो, लेकिन इंडिया का एक परसोना, कंपोजर, सब चीज बहुत रिस्ट्रेंट था सर। सर आप एक आर्मी ऑफिसर हैं, हाउ डू यू व्यू पेशेंस? इज इट अ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ, या जो कई ऑपोजिशन में लोग बोल रहे हैं इट्स ए वीकनेस? सर ये है क्या पेशेंस? पेशेंस आई थिंक इंसान का जो टॉप क्वालिटीज अगर मैं गिनूं, सच्चाई है, ईमानदारी है, और उसमें एक पेशेंस आई थिंक मैं तीसरे चौथे नंबर पे रखूंगा। और कई सिचुएशंस में तो पेशेंस टॉप प्रायोरिटी पे चली जाती है। आप कई बार ऐसी सिचुएशन में होते हो कि आपकी ईमानदारी वो घर में रह जाती है, एक ऐसी सिचुएशन आपके सामने आती है कि आप जीने मरने की बात हो जाती है। पेशेंस का मैंने लोगों को अपनी जान बचाते हुए देखा है, और शादियां टूटते हुए बचते हुए देखी हैं, हम सब ने देखी है। तो पेशेंस बहुत बड़ा वर्च्यू है। और एक उतावलापन जो है एक बच्चे को शायद सूट कर जाता होगा, एक जवानी में एक यंग कपल को भी शायद सूट कर जाता होगा, लेकिन उसके बाद अगर आप एज ए सोसाइटी और एज अ ग्रोन ह्यूमन बीइंग हमारी एज में भी अगर आपके आगे आगे अभी उतावले ही हो, तो फिर कुछ गड़बड़ है। आई थिंक कोई थोड़ी सी साधना वाधना करनी चाहिए लोगों को। पेशेंस बहुत बड़ी वर्च्यू है। और जब लड़ाई का टाइम आता है, जब कॉन्फ्लिक्ट का आता है, तो आप जल्दबाजी में सिर्फ बंदों को मरवाओगे। हाँ, आप चाइना हो या पाकिस्तान हो, आपके आपको ना मोह ना अपने लोगों से प्यार है, चाहे मरे जितने मर्जी, फर्क नहीं पड़ता, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो उसके रिजल्ट भी बड़े से दिखते हैं कि वो आया, वो चढ़ गया, फिर मरते मरते मार गया। पर एक मैच्योर डेमोक्रेसी, एक मैच्योर सिविलाइजेशन, मैं अपने देश को तो देश नहीं कहता, मैं अपने देश को सिविलाइजेशन कहता हूँ। तो ये सिविलाइजेशन में अगर आगे अगर हम 70 साल पुराना एक नौटंकीबाज देश की तरह मुकाबले हो जाएं, और जैसे आधा पाव वाला और कम्युनिस्ट स्टेटमेंट दे रहा है, आधा पाव का बॉम्ब है हमारे पास, पाव पाव का बॉम्ब है। हमारे प्रधानमंत्री ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने सिंपल स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग जड़ तक पहुंचेंगे और जड़ पे प्रहार करेंगे, और मैं ढूंढूंगा, पकड़ूंगा, और जो वट एवर। उसके बाद अगर हमने उनको ड्रीम अपने दिमाग बसा लिया कि अभी पीओजे की बस आ ही गया, और कराची में हमने रेस्टोरेंट में चाय पीनी है, कोई पूछा लाहौर में लंच कब करना है, वो हमारे अपनी तमन्नाएं हैं, ख्वाहिशें हैं ना। तो उस पर फौज चलेगी, बिकॉज उसका जो प्राइस आप लोग नहीं समझते, उसकी कॉस्ट। ये नहीं कि हम कर नहीं सकते, क्या हम पीओजे के में घुस नहीं सकते? घुस जाएंगे ना। अभी लोग कल कह रहे थे पुंछ में इतनी बॉम्बार्डमेंट हो रही है, तो अगली वाली पहाड़ी क्यों नहीं ले रहे? ऐसे ले सकते हैं, 300-400 जवान मरेंगे। आज 25 मरे हैं, 300-400 मरेंगे, ये कॉस्ट है। तो क्या आप तैयार हो? और फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आज के जमाने में पहाड़ियों की इंपॉर्टेंस ही नहीं है। आप पुंछ से 25 किलोमीटर दूर बैठे होगा, आपके हाथ में ड्रोन है, और आप पुंछ के ऊपर ड्रोन उड़ा रहे हो, सैटेलाइट ऊपर से वॉच कर रहे हो, आप आर्टिलरी फायर को बिना देखे डायरेक्ट करते हो आजकल। वो जमाना चला गया कि जब हम थे कि वो दूरबीन लगा के देखते थे पहाड़ी के ऊपर चढ़ के, वो जमाने चले गए। और फिर चेंज हो गई। तो सरकार हर चीज, हर पहलू को, उसकी कॉस्टिंग को, उसकी इम्प्लीकेशन को, इसके करने का फायदा होगा नहीं होगा, एक अच्छी सरकार का काम है। और लकली हमारा जो डिफेंस का आर्किटेक्चर है, हम हमेशा सिविल लीडरशिप के नीचे काम करते हैं। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने व्यूज नहीं देते। हमारे जो टॉप मिलिट्री कमांडर्स हैं, वो अपने फ्रैंक व्यूज रखते हैं सरकार के सामने, चाहे ये सरकार हो, कोई सरकार हो। उसके बाद कॉल जो है पॉलिटिकल लीडरशिप ने लेनी है। तो आप ये भी समझिए कि ये, किसी ने कहा कि 6 घंटे में रिस्पॉन्स हो जाना चाहिए। 6 घंटे, हम 2 घंटे के अंदर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। हम 2 घंटे के अंदर पहलगाम के बदले में बदला ले, क्या बदला लेते हैं बताइए आप? ऐसे गोले मार दें? कहाँ मारें? पीओजे के में मार दें? क्या आपको ऐसा प्रिसीजन मिलता? क्या आपको 21 ठिकानों में से वो पता चलता कि 9 में किस में लोग रह रहे हैं और 12 में लोग नहीं रह रहे? और उसमें सीमेंट कौन सा यूज हो रहा है, सरिया कितना यूज हुआ है, तो उसके में बॉम्ब कौन सा लगना है? ये चीजें क्या ऐसे हो जाती हैं? और अगर आप आर्मी को इस स्टेट ऑफ रेडीनेस में रखना चाहते हो कि 24 घंटे लड़ने के लिए तैयार होगा, तो क्या होगा कि जब 2 4 5 महीने लड़ाई नहीं होगी ना,
तो वो आर्मी आपकी थक जाएगी। वही आर्मी जो कि अलर्ट बैठी हुई है, उसमें फटीग सेट हो, हम ह्यूमन बींग्स हैं। तो आप खुद देखिए, आप अपनी क्लास में 40 मिनट को 50 मिनट कर दो तो बच्चे, कोई यॉर्निंग शुरू कर देगा, कोई आगे पीछे देखना शुरू कर देगा, पीपल लूज इंटरेस्ट। और यहाँ आप कहते हो कि वो फौज, ये नहीं। तो तैयारी क्या होती है कि आपकी कैपेबिलिटी बिल्डिंग होती है। आप वॉर गेमिंग करते रहते हो, आप साइकोलॉजिकली ओरिएंटेड हो, आपको पता कि मेरे इस सेक्शन का ये रिएक्शन आएगा और इस सेक्शन की इतनी कॉस्ट है। लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो सिर्फ जब मारने जाते हो तो आपको ये भी तो देखना कि हम उनको मारने जा रहे हैं, वो मेरे को मारने आ गए तो मैं क्या करूंगा इधर। तो फिर अपना बॉर्डर भी सेव करना है, अपना ये एयर डिफेंस की जो सेटअप आपने देखा, जिसने एक मिसाइल अंदर नहीं घुसने दी, ये ऐसे तो नहीं हो जाता ना कि लगे लगे आप 24 घंटे S-400 को ऑन करके रखो, है ना, आकाश को भी ऑन करके रखो, शिलकाज भी खोल दो, सारी खोल दो, तो वो आराम से स्टडी करेगा हमारा कौन सी वेवलेंथ है, कौन सी फ्रिक्वेंसी है और क्या है। फिर जब वो आएगा तो सब जैम करके आएगा। तो ये, इसमें जो आप जैसे स्ट्रेटेजिक पेशेंस की बात कर रहे हो, ये इसका एक मिलिट्री में ये उसका इम्प्लीकेशन है। ऑफकोर्स सबर के तो बहुत सारे पहलू हैं। तो अपोजिशन कुछ भी कहे, यही अपोजिशन थी जो हमसे प्रूफ मांगती थी कि आपने बालाकोट में कुछ नहीं किया। इसी अपोजिशन के ट्वीट्स की लैंग्वेज वही होती है जो पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल्स से ट्वीट हो रहा होता है। तो मुझे कोई, आज देखिए 2 देश बदनाम हुए, चाइना का एयर डिफेंस टूटा, टर्की के जहाज गिरे। हमारी मेन अपोजिशन पार्टी का चाइना के साथ MOU है और टर्की में उनका ऑफिस है। हमारी कांग्रेस पार्टी का ओवरसीज ऑफिस है टर्की के अंदर। तो मैं देशवासियों, डोगर भाइयों, मैं हाथ जोड़ के छोड़ता हूँ, आप लोगों की इरादे समझो। जब तक कोई आज ओवैसी साहब कितने पॉपुलर हो रखे हैं, है ना। ओवैसी ने एक बार पाकिस्तान में जाके भी उनकी काफी पैट उतारी थी। ठीक है, आपको फर्क समझना आना चाहिए कि हर सांप काटता नहीं है और हर नंदी आपको दुमनी नादा मारता भी है। तो वो जब तक हमें समझ आ जाएगी फिर हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है। हम लोग क्या है कि अब मेरे फादर साहब एक पार्टी को पसंद करते थे, मैं भी उसी पार्टी में चला गया। अब कई लोग हैं उनको पार्टी से बड़ा बड़ा बेनिफिट दे रखा है, उनकी जिंदगी सवार दी हुई है लोगों की। तो ये सब पर्सनल लॉयल्टीज और पर्सनल गेन्स का मामला है, इसमें राष्ट्रहित कहीं नहीं आता। तो जो लोग राष्ट्रहित के बारे में सोचते हैं वो गलतियां भी होंगी, इंसान है, लेकिन ये रिजल्ट आता है। आप मेरी, मैं आपको अगर समराइज करूं इस पूरी बात को, अगर आज ये सरकार 10 साल यहाँ ना होती तो जम्मू बर्बाद हो गया होता। आई थिंक मैंने परसों भी बोला ये बात, क्योंकि ये बात सच्ची है और मैं इसको एज ए फौजी समझता हूँ। तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप वोट दो, मुझे खुद नहीं पता मैंने किसको वोट देना। मैं पॉलिटिकल पार्टी में कोई अलाइनमेंट नहीं है, मेरे को इंसान लीडर पसंद है देश का, जो आज है और जो आई थिंक फ्यूचर वाले भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो देश ऊपर रखिए और फिर आप गवर्नमेंट के डिसीजन को वैसे एनालाइज कीजिए। ये शोशेपंजी और जल्दबाजी, ये कर दो वो कर दो। आप 10 दिन वेट किया ना हमने, 10 दिन क्या, 16-15 दिन वेट किया, तो कौन सी धरती ने रोटेशन बंद कर दी, तो वो घूमती रही सूर्य के आसपास। पर जब उन्होंने ठोका तो दुनिया बेड से उठ के बैठ गई, ये किया क्या है, इतनी एक्यूरेसी। आप ये समझिए, जब आप मिसाइल्स फायर करते हैं फिर लॉन्ग रेंज पे 100 किलोमीटर बावलपुर में मिसाइल जाती है, तो आजकल के मिसाइल्स में मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम होते हैं। इनर्शियल सिस्टम भी गाइडेंस लेता है, टेरेन रीडिंग भी करता है। इन मिसाइल्स के आगे तो फोटो दिखा दो उनको, जैसे कहते हैं ना लाल सांड को दिखा दो, वैसे वाला उसको रीड करते हैं, फिर मैच करता है जाके कि ये उसी का फोटो है। मगर GPS उसका मेन उसमें रहता है। और हमने कारगिल में देखा था, हमारे यही प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स 2 ही फायर हुए थे, बिकॉज उस टाइम भारत में सिर्फ 52 थे। आज हमने 25 मिनट में 50 मार दिए, ये कैपेबिलिटी। तो 2 जब फायर हो तो वो लगे नहीं थे टारगेट्स पे, बिकॉज अमेरिका ने GPS में एरर डाल दिया था। और इस बार जो हमने एक्यूरेसी की है, बिकॉज हमारा अपना नाविक सिस्टम है, हमारा नेविगेशन सिस्टम जिसका नाम नाविक है। और देखते रह गए लोग, और हमने कि जिस सुराग से घुसना था मस्जिद के अंदर, वहां जो मरकज के अंदर, वहां घुसे। तो ये जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग और ये जो उसकी फिर एप्लीकेशन हुई, 12-14 दिन तो हम बेसब्र रहे, लेकिन उसका देखो सब्र का फल कितना मीठा है। आज गर्व से छाती खुली हुई है कि अब जैसे जैसे आगे बताएंगे और क्या क्या हुआ है। तो दैट्स व्हाई से आई ऑलवेज से कि पेशेंस इज वर्च्यू, और हमें सीखना चाहिए पेशेंस। जी डॉक्टर साहब। ठीक है सर। और वेरी गुड। आई थिंक जो आपने, आई थिंक जो क्वेश्चन मेरा था सर, उसका इससे अच्छा आंसर नहीं मिल सकता था। क्योंकि रीजन है, जितने भी हमारे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, जो कई हमारे इतने ऑनरेबल IFS हैं, विक्रम मिश्री जी, उनको कई लोग गलत ट्वीट कर रहे हैं। जबकि उन्होंने जो कंपोजर शो किया है, जो उन्होंने उस टाइम पे शो किया, दैट शो कि इंडिया जो है, दे ऑलवेज वांट पीस।
यू आर प्रोवोकिंग अस, वो पेशेंस के सिंबल थे, ना कि वो ट्रोल करने की एक थे. इज अ वेरी वेरी लर्नड मैन एंड ही हैज डेल्ट द एक्सटर्नल अफेयर क्वाइट वेल. थैंक्स अ लॉट सर. और ये आई थिंक हमारे व्यूअर्स को समझने के लिए कि पेशेंस की महत्वता जो आज इस बार हमने यूज की है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक मील का पत्थर सिद्ध होगा सर. डॉक्टर विकास. कर्नल रैना सर, आपने आर्मी में सर्व किया है और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस देखी हुई है, अपनी आंखों से देखी है. तो जैसे आपने अभी बात भी की कि एक दशक जो अभी का दशक और पुराने दशक जो थे, उसमें सर मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस में क्या फर्क आप देखते हैं? और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्या सोचते हैं आपकी इसकी इंपॉर्टेंस हमारी आज की नेशनल सिक्योरिटी के लिए? जम्मू में तो हमने घर पे बैठे इसकी इंपॉर्टेंस देख ली है पिछले 3 दिनों में. और आपने बिल्कुल सही कहा कि यदि इतनी तैयारी नहीं होती हमारी तो जम्मू को बर्बाद करने का हमारे दुश्मन पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी. मैं तो यही एनालाइज कर रहा था कि कितनी नफरत है उधर हमारे लोगों के लिए, हम कितनी बड़ी कांटा है उनकी आंखों में. तो ये सर, इस पे हम चाहते हैं आपके विचार. डॉक्टर साहब, मैं अगर एक फिलोसफिकल डोमेन में जाऊंगा तो समझ भी नहीं आएगी और फायदा भी नहीं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. 99, जैसे मैंने कहा, हमारे पास सिर्फ दो 52 प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन थे, जिसमें 2 फायर हुए थे, और एक तो वो लगे नहीं टारगेट पे ढंग से, और दूसरा सरकार ने कहा भाई ये जो 50 है ये तो हमने कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए रखा हुआ है कि कल को हमने पाकिस्तान से खुली लड़ाई लड़नी पड़ेगी. और उस टाइम जॉर्ज फर्नांडिस साहब पहले रक्षा मंत्री थे जिन्होंने चाइना एज ए एनिमी बोला था. तो ये हमारी स्टेट थी 99 में. उसके बाद हमारे पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, और प्रधानमंत्री जी ने बोला कि जैसे इन प्रधानमंत्री जी इनके गुरु थे वाजपेयी साहब, उन्होंने कहा जो करना करो. तो हमारे चीफ साहब ने उठ के बोला कि हमारे पास लड़ने की क्षमता 7 दिन की है. तो ये फर्क है. और पराक्रम हुआ, पूरी मोबिलाइजेशन हुई, सब होता रहा, लोग माइंड चलाते हुए मारे गए, किसी को सांप काट गया, वो सब होता रहा. देश तैयार नहीं था क्योंकि हमारे पास था ही नहीं कुछ. फौज क्या लड़ेगी? फौज तो वही लड़ोगे जो फौज को दोगे आप. 62 में हमने देखा. तो ये जो उसके बाद उसके बाद हमारे एक डिफेंस मिनिस्टर आते हैं, बड़े ईमानदार हैं. वो उठ के पार्लियामेंट में बोलते हैं जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, हम कहाँ से जहाज खरीदें. सरकार बदलती है तो फिर जहाज भी आते हैं, फिर मिसाइल भी आनी शुरू होगी, फिर वो लद्दाख में सड़कें भी बन गई. तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपको कुछ समझ ना आए तो इंसान का इंटेंट हमेशा देखिए. हमारे आर्मी में बहुत, एक जब हमारे से कोई गलती हो जाती है किसी लोग, आपको पता है फौज में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा, जिन चीजों के लिए बाहर कोई पूछता नहीं हमें तो फांसी पर लटका दिया जाता है प्रैक्टिकली. तो उसमें सिर्फ एक मापदंड जो होता है, जब किसी की गलती जाहिर हो जाती है और प्रूव होता है कि गलत हो गया, तो उसमें होता है कि आपका एरर ऑफ इंटेंट था कि आपका एरर ऑफ जजमेंट था. अगर आपने एक डिसीजन लेते हुए जजमेंट आपकी गलत हो गई और उसके कारण कुछ नुकसान हो गया, तो आपको माफ किया जा सकता है. लेकिन अगर आपके एरर ऑफ इंटेंट, आपकी इंटेंट ही खराब थी कि मैंने यहाँ पे ये फसाद करना है, और कई बार हो जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल में यंगस्टर्स हमारे जोश में निकल जाते हैं बाहर, हमारे गर्दन काट के निकले तो हम कौन से छोड़ते हैं, वो बड़ा कुछ होता है. तो कई बार वो एज अ मैटर ऑफ ऑपरेशन होता है डेलिब्रेट. कई बार लोकल लेवल पे भी यंगस्टर्स निकल जाते हैं. शूरवीर तो हर माँ पैदा करती है. तो वो मैंने एक बड़ी छोटी सी एग्जाम्पल दी. बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं बड़ी. तो अगर आपकी इंटेंट ठीक है और गलती हो गई, तो फौज जैसी ऑर्गेनाइजेशन में भी थोड़ी सी पनिशमेंट कम हो जाती है. तो इसी तरीके से अगर हम राष्ट्र में रहते हैं, ये जो लोग कहते हैं कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, जिस दिन आप वोट देने जाते हो ना उस दिन आप पॉलिटिकल हो जाते हो. ये ड्रामे हैं कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मेरा पॉलिटिकल में इंटरेस्ट है. ऐसा कुछ नहीं है. मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता, वो मैं मानता हूं. मैं खुद वैसा इंसान हूं. मैं नॉन पॉलिटिकल हूं, मुझे असर ही फर्क नहीं पड़ता. ये तो आप पागलों जैसी बात कर रहे हो. या तो आप डिक्टेटर वाली कंट्री में चले जाओ. तो जब आप वोट देने जाते हो या जब आप सरकार का काम का अध्ययन करते हो, तो आप सिर्फ सबसे पहले ये देखो इनकी मंशा क्या है. नोटबंदी हुई तो मंशा क्या थी? क्या पैसे घर लेके जाने थे? उन्हें ब्लैक मार्केट पे किया. एक राष्ट्रवादी सरकार और एक नॉन राष्ट्रवादी सरकार का अगर आपको कंपेयर करना है तो इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर कीजिए. 1950-60s में उनकी जीडीपी और उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा थी. लेकिन उनमें फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे लोग आते गए, डिक्टेटर पॉलिटिशियन, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने के बावजूद अमेरिका से फ्री में देश को वहां लेके आया कि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री जिसके एस्केलेशन लैडर में 45 स्टेप्स थे, वो तीसरे दिन वो घुटने पे आ गया और न्यूक की बातें करने लगा.
ये होता है फर्क। इसलिए मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, यार आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, आप राइट लीनिंग हो, आप लेफ्ट लीनिंग हो, सबसे सेंटर में और सबसे ऊपर देश है, तो उस पर आप रखिए। और मैं एज ए फौजी आपको बहुत, अगर लोगों को विश्वास है तो मैं आपको कह सकता हूँ कि जमीन आसमान का फर्क है प्री 2014 और पोस्ट 2014 में। जो हमारा इक्विपमेंट है, जो हमारे हमें ऑर्डर्स जिस तरीके के मिले हुए हैं, जिस तरीके की लिबर्टी है, वो जमीन आसमान का फर्क है। जी। बहुत सुंदर सर। पर ये बहुत ज्यादा ना इस बार सीज फायर वायलेशंस हुई, ड्रोन इंट्रूजन्स हुई, जबकि सर हमारे एज ए कॉमन मैन हमारे हमेशा मन में ये होता था कि दोनों साइडों पे या तो आर्टी फायरिंग होगी या पॉसिबली जो 62 या बिफोर कहीं ना कहीं मैन टू मैन फाइट रहती थी। बट सर इस बार तो टेक्नोलॉजी और सर्विलेंस ने पूरे के पूरे ही लैंडस्केप को चेंज कर दिया। सर आगे आने वाले टाइम में क्या दिस विल कंटिन्यू गो टू मोर लेवल जहां पे टेक्नोलॉजी सर्विलेंस ही ग्रो करेगी, या अभी भी कन्वेंशनल वॉरफेयर का स्कोप है आज की डेट में भी? कन्वेंशनल वॉरफेयर तो है, उस वॉरफेयर के अंदर कौन डोमिनेट करता है वो चेंज होता रहता है। एक जमाना था ट्रेंच वॉरफेयर पे, आगे अटक गए, स्टेलमेट आ गया, उसको तोड़ने के लिए टैंक बना। जब टैंक तबाही मचाने लगे तो उसको तोड़ने के लिए जहाज आ गए, फिर एंटी टैंक मिसाइल आ गए, वो चलता रहता है। बट इस वाले अगर पर्टिकुलर केस की बात करें तो हमारी इंटेंट ही नहीं थी कि हमने पाकिस्तान में जाना है। ये भी एक रीजन है कि हमने पाकिस्तान, क्योंकि देखिए ना, अगर आप प्राइम मिनिस्टर हैं या सीसीएस के चेयरमैन हैं, सीसीएस के पार्ट हो, तो आपको कोई पूछे कि आपको पाकिस्तान की कौन सा इलाका लेना है और उससे आपको मिलेगा क्या, तो आप कहो जी मैं 30 किलोमीटर जाके, कहते ना, ये शकरगढ़ बल्ज ले लूंगा। शकरगढ़ बल्ज लेने में आपको 200, 250, 300 जवान मारे गए, 100, 150 टैंक ठुक गए, तो अपने को मिला क्या? आपको वो पॉपुलेशन मिली जो आपके पहले ही जिहादी एलिमेंट घूम रहे हैं और उसमें बढ़ाने हैं आपने, कोई फायदा नहीं है। तो हमारा कोई इंटेंट ही नहीं है। तो जो आपका सवाल है उसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि अगर एक देश का इंटेंट ये है कि मैंने दूसरे देश के अंदर घुस के उसकी टेरिटरी कैप्चर करनी है, जैसे कि चाइना, तो वो हमेशा कन्वेंशनल वॉरफेयर पे आएगा। बिकॉज जब तक पैर आपके ग्राउंड पे नहीं आते ना, और जब तक बैनर से आपके पेट में दुश्मनों में नहीं घुसेड़ते, तब तक आप टेरिटरी नहीं जी सकते। लेकिन अगर हमारे देश का जैसे है कि हमें मतलब ही नहीं, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारी आइडियोलॉजी एक्सपैंड करे, हमारा जो सनातनी कल्चर है जिसमें हम सबको बर्दाश्त करते हैं, सबसे पीसफुल रहते हैं, वो हम चाहते हैं कि वो जो जैसे पुराना था हमारा, जो लोग कहते हैं ना अखंड भारत, अखंड भारत की डेफिनेशन ये है कि आज पाकिस्तानी जो काफिर और नॉन काफिर में फंसे हुए हैं उनका दिमाग सीधा हो, आगे जो राष्ट्रपति बैठे हैं ईरान में वो वैसे ही सीधे होने के लिए तैयार हैं, इधर इंडोनेशिया तक। एक वो जो कल्चर था हमारा कंबोडिया में, जब हम एक तरह सोचते थे, इंसान को इंसान समझते थे और किसी को सिर्फ इसलिए नहीं मारते थे कि उसको कलमा पढ़ना नहीं आता, ये है जिसको मैं राष्ट्रवाद की एक एक्सपेंशन देखता हूं। मैं जियोग्राफिकल एक्सपेंशन नहीं देखता, बिकॉज जियोग्राफिकल बाउंड्री एक्सपेंड करने का जमाना चला गया। कैपेबिलिटी वाइज इन्हीं इसी कॉन्फ्लिक्ट में हम पाकिस्तान के एरिया ले सकते थे, हमने नहीं लिया, नहीं चाहिए हमें। रही बात पीओजे की, पीओजे के हमारे पास आएगा, अपने आप आएगा, और ईश्वर की इच्छा होगी तो शायद इस साल से पहले आए। वो उसके हालात आप बनते हुए देखेंगे। जिसकी शुरुआत हमने ऑप संदूर से की है, ऑप संदूर चल रहा है, ये भी चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा, और इसका सिर्फ रूप बदलेगा। बट आपके सवाल का जवाब मैं ये कहना दूंगा कि अगर आप एक्सपेंशन में बिलीव कर रहे हो, आप कन्वेंशनल वॉरफेयर में जाओगे। अगर आप प्यूनिटिव स्ट्राइक कर रहे हो, आप दुश्मन को एक सबक सिखाना चाहते हो, या अपनी रक्षा के लिए आप एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहे हो, तो आपको फिर ऐसे वाला ही मिलेगा, इसी किस्म की लड़ाई मिलेगी। अदरवाइज अगर आज की डेट में देखिए तो यूक्रेन में लड़ाई कन्वेंशनल भी चल रही है और लॉन्ग रेंज की भी चल रही है, क्योंकि वहां पे टेरिटरी का तो इट डिपेंड्स की कॉन्टेक्स्ट क्या है। जी। कर्नल साहब, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा तो करता ही है, वो तो हमें पता है। अभी वीडियो देखा हमने, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो गेम का चला के दिखा दिया कि ऐसे ऐसे हमने अटैक किया, और बाद में पता चला वो वीडियो गेम है, और एक क्लिपिंग दिखा दी जो हमारे आज तक चैनल की थी। तो ये करते हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उस प्रोपेगेंडा को हाथों हाथ लेती है। मैंने जैसे कल देखा कि सीएनएन का रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है और पूरा सिर्फ पाकिस्तान का वर्जन दिखा रहा है, और वो सारा प्रोपेगेंडा। तो भारत कैसे इसको आपके अकॉर्डिंगली उसको टैकल कर पा रहा है, डिप्लोमेटिकली भी और सरकार की ओर से भी, और आप कैसे नैरेटिव्स को थ्रू ग्लोबल मीडिया कर पा रहा है, कामयाब है कि हम अभी इसमें पीछे हैं?
नहीं, हम बहुत पीछे हैं। दो कारण है। एक तो हमने काम नहीं किया। अगर आप रशियन मीडिया इंडस्ट्री का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको वहां पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट दिखेगी रशिया में। तो रशियन टीवी की किसी भी डिबेट में आज आप देखेंगे तो उसमें पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैठा होता है, हमारा वर्जन सुनते हैं। रशिया हमारा दोस्त है, क्योंकि एंड ऑफ डेट्स बिजनेस। वो जो टीवी चैनल है, उसके बिजनेस वाले ने, उसके ओनर ने उसको बिजनेस चलाना है। उसमें मेजर स्टॉक होल्डर जो है वो पाकिस्तानी है, तो वो अपना बंदा भेजेंगे, वो जैसे होता है। ये तो होगी थोड़ी हमारी गलती। दूसरा ये है कि भारत की राइज को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, 10 साल के बाद हमारा अमेरिका से भी पंगा पड़ेगा। कोई भी नहीं चाहता कि देश के, दुनिया के इस भाग से पावर उठे, और वो ऐसे उठे कि वो सबको नीचे कर दे। कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। रही बात अमेरिकन, इसमें वेस्टर्न में भी अगर देखें लाइंस हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की और वाशिंगटन पोस्ट की उनकी बात करते हैं तो अब उन्होंने ट्रंप को भी तंग कर रखा है। ट्रंप ने उनको बैन किया हुआ है हमारी कांग्रेस में नहीं आने के लिए। मगर क्या है कि ये ग्रीन डॉलर में की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है। उसमें हमारे 100 के नोट बहुत ज्यादा आ जाते हैं। 2-4 डॉलर वो हो तो यहाँ 400-500 रुपया बन जाता है। तो फिर क्या है कि हमारे पत्र, हमारे वाले अपने जो, जिन्होंने मैं कहता हूँ दोज हु सोल्ड देयर सोल्स एंड होल्स, वो फिर जाके उनके लिए लिखते हैं। आज पाकिस्तानी, आपने जो 2-3 चीजें मेंशन की, उसके अलावा यूट्यूब पे आप देखेंगे प्रवीण सानी की स्टेटमेंट, हमारे कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट, वो एक नेहा फोक सिंगर क्या है उसका स्टेटमेंट। नेहा राठौर, हाँ। हाँ, तो ये जो लोग हैं इनको अब डेमोक्रेसी में तो मुंह बंद नहीं कर सकते। तो मैं क्यों डॉक्टर साहब आपके चैनल पे तो बड़ी मतलब पहली बार आया हूँ। मैं पिछले काफी दिनों से बोल रहा हूँ कि हमें 6 महीने की इमरजेंसी लगाने की जरूरत है। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी एक पॉलिटिकल इशू बन गया, लेकिन जब हम बच्चे थे और हम सारे हम उम्र हैं, तो आपको याद होगा जब इमरजेंसी लगी थी तो जनता खुश थी। पहले 5-6 महीने दफ्तर टाइम से खुल रहे थे, सिटी बसेस टाइम से चलती थी, रेलवे चलने शुरू हो गए। उससे पहले भारत एक अपना ही, किसी अंग्रेज ने कहा था कि भारत को ईश्वर ही चलाता है, तो इसलिए प्रूव होता है कि भारत ईश्वर है। तो वैसे वाला था। तो 6 महीने बड़ा अच्छा चला। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें फिर संजय गांधी ने टेक ओवर कर लिया, और फिर वो 2 साल तक जो हुआ उसके बाद तो लोग परेशान हो गए। एक छोटा इंजेक्शन 6 महीने का लगा के, जुडिशरी को साइड पे करके, अगर आपने अंदर सफाई करनी है, जो कि अभी नेक्स्ट है मिशन सरकार का। बाहर वालों को तो निपट लिया हमने। हमारे कार्रवाई देखे चाइना के भी हाथ फुल, उनके तो पूरे सिस्टम ही फेल हो गए, टर्की फेल हो गया। और जब उन्होंने जकोबाबाद में अटैक किया, जिसकी बेस की प्रोटेक्शन अमेरिकन करते हैं, तो अमेरिकन रडार्स भी ठोक दिए हमने। तो ये जो हमने मैसेज दिया दुनिया अभी बैठ के, तो वो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा, तो हमने बाहर वालों को सॉर्ट आउट कर दिया है। बांग्लादेश देखो चुप हो गया, बिल्कुल चुप। उसको पता, मुंह खोला तो आई मिसाइल, बिकॉज भारत ने कहा यहाँ टेररिज्म का एक्ट होगा तो हम तो एक्ट ऑफ वॉर करेंगे। तो क्लैरिटी है माइंड की। लेकिन हमें ये भी पता हमारी बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी हमारे घर के अंदर है। उनमें से काफी सांप जो है वो निकल के भी आए जब ये चल रहा था। तो अभी भारत सरकार उसको साफ करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि उनको साफ करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इमरजेंसी लगाइए। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो असम में उसका एक एक्सपेरिमेंट 1 हफ्ते से चल रहा है। उनके चीफ मिनिस्टर ने कहा है ना तो हम किसी को अरेस्ट करेंगे, ना हम किसी को कोर्ट में लेके जाएंगे। जो पकड़ा जाएगा ट्रक में डाल के बांग्लादेश के बॉर्डर के परे फेंक के आएंगे। तो ऐसे वाले स्टेप आप ऐसे ही कर सकते हो जब आपको दखल देने वाले वो इकोसिस्टम, जिसमें डीप स्टेट में, हमेशा कहता हूँ डीप स्टेट की सिंपल सी डेफिनेशन है अनइलेक्टेड अनअकाउंटेड। तो जुडिशरी अनइलेक्टेड अनअकाउंटेड। हमारी ब्यूरोक्रेसी, आप किसी डीसी के डिस्ट्रिक्ट में दंगे हो जाते हैं उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इनफैक्ट कई बार तो उसको अच्छी पोस्ट पे भेज देते हैं कि ओके तू यहाँ दंगे करा गया, चल तू फाइनेंशियल वाला संभाल ले, फाइनेंशियल सेक्रेटरी बन जा। तो ऐसे वालों से निपटने का एक ही तरीका है कि अकाउंटेबिलिटी। इमरजेंसी क्या थी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई थी। लोगों को पूछा जाता है हॉस्पिटल क्यों नहीं खुला, डॉक्टर कहाँ गया, टीचर क्यों नहीं आया स्कूल में। ये हुआ था स्टार्टिंग में। और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे उस जमाने में, काफी कम लोग कपल्स वर्क थे दोनों। तो आके घर में कहते हैं अभी ठीक है, अभी अच्छा लगता है, टाइम से जाते हैं टाइम से आते हैं, बस मेरे को मिलती है। वो गाड़ी वाड़ी हमारे पास होती नहीं थी, तो ये बस, उसमें सिटी बस में ट्रेवल करता था वो। तो वो जो हमारा अंदर का फ्रंट है उसको साफ करने के लिए ये है। अदरवाइज अगर हम ये नहीं करेंगे और हमारे अपने डेमोक्रेटिक वे से चलते रहेंगे, तो फिर हमें इनके साथ जीना सीखना पड़ेगा। फिर हमें अपनी, लाइक मैं टीवी न्यूज नहीं देखता इतने सालों से, तो मैंने एक तो अपना शटर बंद किया हुआ है। मैं फॉरेन मीडिया की ये एक बुल क्रैप को मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह, क्योंकि मुझे पता है कोविड के टाइम पे मुझे $500 का ऑफर हुआ था कुछ लिखने के लिए। तो मैंने नहीं दिखा। मैं कहा तुम 500 क्या, तो $5000 लेकर मैं देश की रूह नहीं बेच सकता। वही चाणक दिखाना चाहते थे कि यहाँ बहुत लोग मारे गए हैं और चिता के लिए लकड़ी नहीं मिल रही है, जो लोगों ने बाद में लिखा भी, हमारे वीडियो भी बनाए लोगों ने शमशान घाट में बन के, वो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में वो वीडियो चला। तो जहाँ तो हम इनके साथ रहना सीखना पड़ेगा।
जहां हमें इम्यूनिटी अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। तो उसमें वही है, फिर वो सब्र वाला फैक्टर आ गया, फिर आपको एनालाइज करना है, वेरीफाई करना है। ये आई थिंक रियलिटी है, इसको आप एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप लाइक इमरजेंसी के बिना नहीं टैकल कर सकते, इम्पॉसिबल। क्वाइट जी। वैलिड, क्वाइट वैलिड। क्योंकि सर ये सारे मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें सीखना पड़ेगा हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड और हाउ टू बी अकाउंटेबल। क्योंकि आज की डेट में सर हम जब भी देखते हैं ना इन सोशल मीडिया ऑल्सो, एवरीवन इज आस्किंग अबाउट राइट्स बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो सर तभी उठ के आएगा जबकि इमरजेंसी लाइक सिनेरियो। सर अभी ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम जब फौज अपना काम कर रही थी, हम सब ने भी थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन ये थी कि जहाँ पे भी हमें लग रहा था कि हमारी जनता को भी मोटिवेशन की जरूरत है। फौज को तो कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि वो जो है दे आर स्किल्ड मोटिवेटेड, तभी वो देशभक्ति और देश प्रेम उनमें इतना उजागर है। बट स्टिल वी कीप ऑन डूइंग आर स्मॉल वर्क ऑन सोशल मीडिया, छोटे पोस्टर बना लिए कि फौज को थैंक्स कर दिया। सर इसके साथ साथ हम एज ए नॉर्मल सिटीजन, हम नेशनल सॉलिडेरिटी और सेफ्टी के लिए और क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सर, बियॉन्ड ओनली राइटिंग ऑन सोशल मीडिया? सोशल मीडिया ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जब जैसे हम चैनल पे बात कर रहे हैं, इसका एक अपना सिग्निफिकेंस है। बट चाहे वो आपके घर के बाहर पड़ा हुआ कूड़ा हो, और चाहे वो आपने गली में थूकना है, जाके थोड़ा सा आपको सब्र नहीं हो रहा तो आप दीवार देख के आप वहां थोड़ा रिलीव होने चले गए, वहां से शुरू करें। और ऊपर देशभक्ति का जो अल्टीमेट पेट्रियोटिज्म या नेशनलिज्म जिसको मैं कहता हूँ, वहां तक हर हर डोमेन में हमें काम करना पड़ेगा। अब देखिए, अनफॉर्चुनेटली अभी ये हुआ, और हमने जम्मू का काफी नाम प्रोजेक्ट किया, हम सबने मिलके नेशनल कॉन्शियस में आ गया कि हाँ जम्मू है जहाँ के लोग सफर कर रहे हैं लेकिन डटे हुए हैं, है ना। ये हमने सबने मिलकर कोशिश की, बिकॉज डटे हुए हैं हम एक्चुअली। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो चाहते थे कि हम यहाँ थोड़ा सा यहाँ से निकल जाए, और मैं उनको पूछता है, यार कौन डर रहा है फैमिली में, तुम्हारे पेरेंट्स तो नहीं डर सकते, उन्होंने सब देखा, नहीं नहीं तुम डर रहे हो, कहते बच्चों, बच्चे जान गए। तो मैंने कहा ये बच्चे जब आज उनको इतना शेल्टर करके रखोगे, कल को जब गली में जाएगा कोई थप्पड़ मारेगा ना, यही बच्चा भागता हुआ रोता हुआ घर वापस आएगा। तो आई थिंक देश की रक्षा या उसके उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि हमें खड़ा होना सीखना पड़ेगा। जहां हमें लगता है गलत है, किसी लड़की को कोई हाथ डाल रहा है, किसी ने किसी को मारने की कोशिश की, तो आप रील बना के आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करके चल पड़े, वो नहीं हो सकता। ठीक है, रील भी एक एविडेंस है, उसका अपना इंपॉर्टेंस है, बट ये तो नहीं है ना कि आप बंदे को चाकू मारो, मरते हुए देख रहे हो, जाता हो चुपचाप चले जाओ। देखो, हर बंदा किसी की कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ सकता, और मैं कहता हूँ पढ़ना भी नहीं चाहिए। आप फैमिली के साथ जा रहे हो, रास्ते में दो बंदे चाकू मार रहे हैं आपस में, तो आपको विजडम यही कहेगी भाई चुपचाप निकल जाओ। लेकिन आप वहां खड़े होकर रील बना के फिर अपना अपना व्यूअरशिप बढ़ा के, वो ये जो गलत जो है ना, ये नहीं। इसलिए मैं अग्निवीर का बहुत ज्यादा हिमायती हूँ। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सरकार बदल रही है, हो रहा है, जैसे लोगों ने, हमारे वेटरन्स ने इतना खुला बनाया, इतना बुरा नहीं है। आपके 10 साल के बाद आपकी स्ट्रीट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। यही लोग जब जो फौज में रहेंगे 25%, 25% पीएमएफ में और सीएपीएफ में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो 50% के लगभग ये लोग वो होंगे जिनके पास 20-25, आज की डेट में 20-25 लाख रुपया होगा। 12 लाख इनका अपना होगा, 12-13 लाख सॉफ्ट लोन होगा। तो ये कुछ ना कुछ सेटअप करेगा, कोई शायद एक कंप्यूटर सेंटर खोल ले, कोई स्किल डेवलपमेंट का खोल ले, कुछ नहीं तो कुछ एक दुकान खोल लेगा। बिकॉज 25 लाख एक आज की डेट में इंडिया में आज भी अच्छी कैपिटल है, आप कोई भी धंधा कर सकते हो। जब ऐसे लोग स्ट्रीट में आएंगे ना, तो आपकी स्ट्रीट की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ये लोग रील नहीं बनाएंगे। अगर किसी को कोई किसी को मार रहा है तो उसको बचाएंगे, नहीं तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। बिकॉज आपके अंदर एक फौज में रह के ना एक चीज आ जाती है, आप ना वायलेंस से डरते नहीं हो, आप वायलेंस को समझने लगते हो। आज देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, ड्रोन घूम रहे थे, आई थिंक परसों हमने बात की। एक शादी वाला ड्रोन पाकिस्तान हमारे यहाँ भेज रहा है। 120-25 ड्रोन आते हैं, उसमें 110-15, आई मीन 90% से ऊपर ड्रोन शादी वाले कमर्शियल ड्रोन होते हैं। 3-4 होते हैं जिन्होंने एयरपोर्ट पर अटैक करने की कोशिश की जिसमें अम्यूनिशन था, और 2-3 होते हैं जिनको सर्वेलेंस बहुत अच्छी होती है, और वो हाई डेफिनेशन कैमराज हैं, और ट्राई करते हैं कि कहाँ से डिफेंस की राइफल्स वेपन्स फायर कर रहे हैं, और वो इन्फॉर्मेशन को बाकियों बनाती हैं सारे। ऐसा साइकोसिस मचा दिया कि जिसके घर के ऊपर ड्रोन दिखता है वो ड्रोन आ गया, ड्रोन आ गया, तो क्या हुआ यार, पत्थर मारो उसको, है ना, इतना क्या। आप वायलेंस को समझ लेनी हो। अब आपको पता है मैं कहाँ रहता हूँ, पता सबको तो बड़ा पता है, आपको भी शायद पता होगा। तो रोड के सामने ही एक एंटी एयरक्राफ्ट गन लगी हुई है सामने। तो अभी जब मैं
अभी तो मैं 3 दिन सुंदर बनी था, उससे पहले जब मेरे छत के ऊपर ड्रोन घूम रहा था तो वो गन उसको फायर कर रही थी, तो वो जू का जो, चलो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहिए, उस गन की जो आवाज है ना, वही शहर में हम सुनते हैं, टट टट टट, तो लोग डरते हैं क्या हो गया। मैं छत पे खड़ा था, मैंने उसने वीडियो भी बनाया, उसने मेंशन भी कर रहा था, तो मुझे नहीं डर लगा, बिकॉज हम यूज टू हैं, हमने ये चीजें देखी हुई हैं। हमें फौज में जाके देखने को मिली। अब भी जो फायरिंग हो रही ना, मैं लोगों को ये कहता हूँ बाहर मत जाओ, छत पे मत चढ़ो, पर अपने बच्चों को बताओ यार ये ऐसे होती है गन का फायर, अपने डिफेंस में फायर, उनको इनोकुलेट करो। ये जनरेशन लगती है जिन्होंने कॉन्फ्लिक्ट देखा है, आप देखना, जो बॉर्डर में हमारे बच्चे रहे हैं, जैसे मेरा गांव है, वहां के बच्चे डरे हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो उन्होंने फिर उस जीना सीखा है कि यार ऐसा होता है, ठीक है, हर गोली आपके पीछे नहीं आती, हर हर गोला आपके घर में नहीं गिर रहा। तो दिस ए मेथड इन द मैडनेस, जो मैडनेस है वॉर की। आई थिंक कॉन्शियस होना, वायलेंस को समझना, और वायलेंस आपको कितना नुकसान कर सकता है, और अगर आप उसमें इंटरवीन करते हो तो क्या कर सकते हो। आंखें मूंद लगे वीडियो बना के, और मैं हूँ, वन लाइफ, आई लिव ओनली वंस, यू लिव ओनली, क्या योनो वोनो कुछ बोलते रहते हैं, ये सब बकवासबाजी है। हमारे ऋषि मुनियों, हमारे पूर्वजों ने कहा हम पृथ्वी को छोड़ के जाते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, क्योंकि हमने वापस आना है। और इसलिए हम सारे पेड़ नहीं काटते, हम सारे पानी के तालाब और दरिया गंदे नहीं करते, बिकॉज वो वापस आना है अगले रूप जन्म में, चाहे हम कुछ भी बन के आए। आपने वेस्टर्न फिलोसफी उठा ली, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, इट्स माई लाइफ, यू लिव ओनली वंस, यू लिव वन ओनली वंस, और यू स्क्रू अप द वर्ल्ड, उड़ा दो सब कुछ, छोड़ो ही मत। और फिर एक ऊपर से और, मतलब जब ड्रामे की हाथ चली, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कौन सा लव एंड वॉर? नथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। हमारे धार्मिक सनातन नहीं कहता सब, हम कहते हैं लड़ाई साफ लड़ो। हमारा सनातन कहता है रात को रेस्ट करो, दिन को उठ के लड़ो। ये एवरीथिंग इन लव एंड वायर के चक्कर में डिवोर्स पे डिवोर्स होने शुरू हो गए, और अफेयर लोगों के टूटने शुरू हो गए। नथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यू हैव टू लिव, फाइट एंड सर्वाइव एज पर सर्टन प्रिंसिपल्स। और वो जो माँ बाप अपने घरों में सिखा सकते हैं, आपको भी मैं ब्रैग नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं छोटा था ना, मेरे फादर साहब ने मेरे को 4 बार गीता पढ़ के सुनाई। मैं छोटा था काफी, जम्मू का सर्दी उस जमाने की, घर में गीजर नहीं होता था, बिकॉज हमारे घर में शर्म महसूस की जाती थी, गर्म पानी से नहाया, कभी नहा लो ना, पूरे बिरादरी में बातें सुनाते थे, गर्म पानी से नहाया। सुबह 4 बजे उठ के ठंडे पानी में डाल के हैंड बिठा देना। कई बार मैं सो भी जाता था सुनते सुनते, बच्चा था, नहीं समझ आती थी, लेकिन कोशिश की उन्होंने। और जब भी छुट्टी में आया, जब मैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स लाइक मैंने कहा वर्किंग थे, जम्मू में हम रहते थे, गाँव हमारा सुंदरबनी है, जब भी 3-4 दिन की छुट्टी हुई, समर की छुट्टी है स्कूल में, तो पेरेंट्स कहीं घूमने हम जाए ना जाए, गांव वापस जाते थे। और जब मैं आर्मी में गया और जब मैं छुट्टी आता था, कभी कभी सिर्फ 3 दिन की छुट्टी में रहो, घर में आओ, तो डैड बोलते चल पहले गाँव चलो। एक दिन जाके सबके घर में जाके 2-2 मिनट मिलके किसी के पैर पूछ छू के आ जाना। ये जब हम अपने बच्चों को अपने कल्चर, अपनी फैमिली से जोड़ के रखेंगे ना, तो वो अपने आप ही सीख लेते हैं, वो दादा दादी को देख के सीख लेते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है, ना दादाजी है ना दादी है, वो कहीं बैठे हैं, बच्चा कहीं बैठा है, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो वो सिखाते थे वो हम सिखाएं। अब हम क्या करते हैं कि बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि तू ये रील देख। एक्चुअली आप देखो, आप थके हुए आओ, करो भी क्या, पूरा दिन आप आओ, बच्चा आपको डिमांड करता था, पता है मोबाइल पकड़ ले, आईपैड पकड़ ले। तो थोड़ी गलती हम में भी है। हम भी शायद पैसे कमाने में इतने लग गए कि तो रियलाइज नहीं कर रहे कि ये सब पैसा यहाँ रह जाएगा और हमने निकल जाना है। तो आई थिंक बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि, जैसे मैं कहता हूँ कि खाने के लिए क्या खाना है, अगर समझना है ना, तो ये आंख बंद कर सोचो मेरे दादा दादी क्या खाते थे, तो आप गलत नहीं करोगे। आप प्रोसेस फूड नहीं खाओगे, आप नूडल्स नहीं खाओगे, आप वही रोटी और वही सब्जी और दाल खाओगे, क्योंकि हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वही खाते थे। हमारे पेरेंट्स कीवी नहीं खाते थे, ड्रैगन फ्रूट नहीं खाते थे, क्योंकि वो हमारे है ही नहीं। हमारे यहाँ आम हमने खाना है, संतरे खाने हैं, अब अंगूर चलो थोड़े बहुत आ गए, तो ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें मैं कह रहा हूँ कि वहां से शुरुआत करें, इतनी लंबी लिस्ट है कि हम बात ही करते रह जाएंगे। पेरेंट्स अगर बैठ के सोचें, जिनके बच्चे जिस स्टेज में हैं उनको उसकी सोल्यूशन दिखेगी, एंड आई थिंक दैट्स हाउ सोसाइटी विल चेंज। कोई आएगा नहीं हमें पढ़ाने सर के आपने ना लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें टच की है। मैं जस्ट वांट टू गिव वन इंसिडेंस। जिस दिन पहले दिन ये सारा स्कर्मिश स्टार्ट हुई, तो माय यंगर डॉटर इज हियर, तो शी गॉट थोड़ी डिस्टर्ब हो गई कि कभी देखा ही नहीं था ये सारा। शी इज 17 एंड मेरे को साथ में लोग फोन करने लग गए, जी आपका तो घर हिमाचल डलहौजी में भी है, आप तो मूव कर जाओ, सेफ प्लेस है, वहां पे कुछ नहीं होगा। मैंने उसको एक चीज सर सिंपल बोली, मैंने कहा फौज किसके लिए लड़ रही है? फौज लड़ रही है हमारे लिए। अगर हम अपने घर छोड़ के हिमाचल जाके बैठ गए, वो खाली घरों के लिए फौज नहीं लड़ेगी, वो घरों के लिए, बिल्डिंगों के लिए, पत्थरों के लिए, उनके लिए नहीं लड़ती, वो हमारे लिए लड़ती है। एंड सर यू विल नॉट बिलीव, और आपके पॉइंट से मैं इतना सहमत हूं कि जैसे लड़ाई खत्म हुई,
शी इज 1,000 टाइम ब्रेवर वट शी वॉज। और सर मेरे को ये लग रहा है कि दिस कर्मिश हैज गिवन हर न्यू डायमेंशन, न्यू थिंकिंग, इकट्ठे बैठने की ब्लैकआउट में। अब हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं सर, मैं ये देख रहा हूँ कितनी बिजली बची होगी। हर कोई बंदा जो है घर में बिजली बंद करके बैठा हुआ है, चाहे फेयर था पहले लेकिन अब वो आदत बन गई है। सो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें सर जो आपने बताई हैं, दिस विल गो लॉन्ग वे टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड टफ जनरेशन जो आगे आने वाले टाइम में किसी चीज के लिए नहीं सुनेगी सर, वो हमेशा ट्रुथ और अपने राइट्स के लिए लड़ेगी। थैंक्स अ लॉट सर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एंड व्यूअर्स अगर आप इनसे 10% चीजें भी इनकलकेट कर लेंगे, आई थिंक आवर लाइफ विल बी सॉर्टेड फॉर फ्यूचर। थैंक्स अ लॉट सर, वंस अगेन सर, डॉक्टर विकास। कर्नल रैना सर, 22 अप्रैल को जब ये पहलगाम का अटैक हुआ, तब से हमने एक चीज नोटिस की है कि पूरे देश में रोष था। एक वॉइस में सब उसको कंडेम किया, सबने उसके आतंकवाद के खिलाफ एक्शन की मांग की। और एक एक जो हम ज्यादातर डिवीजन से भरे रहते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो हमें ये एक एकता देखने को मिली है, नेशनल यूनिटी देखने को मिली है। तो उसके बाद अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद तो हम फिर से एकजुट होके इसको हम अपनी सहमति पूरे देश ने दी है, और अपने सरकार, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के साथ हम एकजुट होके खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो वेव ऑफ नेशनलिज्म आई है हमारे देश में, क्या ये कंटिन्यू रहेगी? क्या अभी भी चांसेस हैं कि हम अपनी इंटरनल जो हमारी डिविजन्स रहती हैं वो फिर से एक बार उभर के सामने आएंगी? हम लोग 2 मिनट्स नूडल्स खा खा के ना थोड़ा सा इंस्टेंट फूड की और इंस्टेंट हैबिट में चले गए। हमारा नेशनलिज्म भी, नेशनलिज्म तो हमारा परमानेंट है, पेट्रियोटिज्म जो शो करते हैं हम लोग वो कभी कभी इंस्टेंट लगता है। और ये आपका बहुत वैलिड पॉइंट है, बिकॉज देखिए, आप अगर किसी चीज के साथ खड़े हैं ना, तो आपको उस टाइम पे खड़े रहना जब वो चीज आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए था। अ, किसी भी सफर पे निकलते हैं आप ना, तो आपकी राइड स्मूथ तो ऐसी गारंटी तो कोई नहीं है ना, थोड़ी देर गाड़ी ठीक चलेगी, बीच में खड्डा भी आएगा। तो अगर आप एक कोई कहे कि भाई मैं जब तक गाड़ी चल रही है हाईवे के ऊपर 6 लेन में तो मैं बड़ा खुश हूँ, जैसे ही वो बसोली का मोड़ काटा और खड्डे में गाड़ी जंप की तो बोलो यार ये कहाँ आ गया, तो वो बात नहीं होती। फिर साथ चलना। आप एग्जाम्पल देखिए, परसों हमारा यहाँ पे एग्रीमेंट टू स्टॉप फायरिंग, इसको सीज फायर मत कहिए, वो सीज फायर गलत टर्म है, और पाकिस्तान ने उसको बढ़ाया और हमारा मीडिया भी उसको पिकअप कर गया। एग्रीमेंट टू नॉट फायर था, स्टॉप फायरिंग कह लीजिए आप, जस्ट सेसेशन ऑफ फायरिंग कह लीजिए। ये हुआ। उससे पहले लोगों ने अपने ड्रीम में सोच लिया था कि अब पीओजे के तो बस आने वाला, लाइक मैंने कहा कि लाहौर में चाय पियेंगे वट। तो एकदम से एक आक्रोश आ गया, और उसका आक्रोश का कारण ये भी था कि ट्रंप साहब ने क्यों, ट्रंप कौन होता है, थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई। एक तो हमें अपनी हिस्ट्री नहीं पता, कि थर्ड पार्टी की बात मैं पहले कर लेता हूँ। 47-48 में हमने यूएन को लाया। 65 में हमारे शास्त्री जी को जान गंवानी पड़ी बिकॉज उनको रशिया जाना पड़ा, थर्ड पार्टी मीडिएशन रशिया से हुई। 71 का रशिया का ऑपरेशन था, 71 की वॉर पूरी रशिया की। उसके प्रेशर में शिमला समझौता हमने इतनी जल्दी किया कि हमने 93,000 लौटा दिए और अपने 54 पायलट वहीं छोड़ दिए। आज ये 99 पे बिल क्लिंटन ने फोन करके नवाज शरीफ को बुलाया अमेरिका और फिर बंद कराया। तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, जैसे घर के अंदर बुजुर्ग होते हैं और जब से घरों से बुजुर्ग निकले हैं तब से डिवोर्स होने शुरू हो गए। तो झगड़े जब छोटे बंदे लड़ रहे होते हैं, बीच में बड़ी पावर्स आती हैं। हमने कहा है कि हमने कश्मीर की प्रॉब्लम में थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं करनी। ये प्रॉब्लम कश्मीर की नहीं थी, यहाँ पे लड़ाई होने वाली थी। तो पहली बात ये समझिए, इसको आप मत इक्वेट कीजिए। और हमारी हिस्ट्री में, हर देश की हिस्ट्री में ये फैक्ट्स हैं कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ पड़ोसियों के साथ, किसी थर्ड पार्टी ने आके उसको संभाला, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी भी सुपर पावर की। ये हो गया थर्ड पार्टी वाला कैंसिल। दूसरा ये था कि भाई वो ट्रंप ने क्यों किया, चलो थर्ड पार्टी तो छोड़ो। उसमें मैं अगेन ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गलती जो है वो पूरी की पूरी इसी सरकार के ऊपर है, जिस सरकार ने हमें इतनी कामयाबी दी। अगर कामयाबी की बात करेंगे तो पता नहीं अभी टाइम कितना बचा है, मैं एक लाइन ये बताना चाहता हूँ, आप लिख के रख लो दर्शकों, कि 3 दिन पहले भारत ने इस्लामिक दुनिया का एकमात्र न्यूक्लियर देश का को डी न्यूक्लियराइज कर दिया। बाकी आप खुद देख लेना। तो इतनी बड़ी जो अचीवमेंट हमने की है इसी सरकार के नीचे, इसी सरकार की थोड़ी गलती थी कि ये मैसेजिंग नहीं कर पाती। और इसके इंस्टांस हमें फार्म लॉ से लेके सीए के लेके वक्फ में हमेशा दिखने हैं। हम अपसेट हो जाते हैं सारे कि क्यों नहीं करते, कम्युनिकेट करते। 4 बजे हमने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे रात को 3:45 उनको ठोका।
और वहां पे रेडिएशन का इशू शुरू हो गया। उनका जहाज आया, उसने ऊपर देखा, इजिप्ट से कार्गो आया, वो सब आया, बोरॉन 10 इजिप्ट में प्रोड्यूस होता है जो बेसिकली रेडियो एक्टिविटी को रोकता है। वो सब होता रहा 11 बजे तक। जब वो होना शुरू हुआ तो अमेरिका को दौड़ते हुए हमारे वाले पड़ोसी देश वाले नवाज शरीफ और सारे भागे, इन्होंने उन पर पैर तरले की हुए लड़ाई रुकवाओ, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर इशू हो गया, फॉल आउट हो जाएगा। और लाइक जैसे मैंने कहा, जैकोबाबाद में जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं वो अमेरिका की निगरानी में है, और वहां पे जब हमने अटैक किया तो एक बड़ा ही तगड़ा सिग्नल गया कि ये रुकने वाले नहीं है। उनकी रिक्वेस्ट पे फिर ट्रंप ने और रूबियो ने और वैंस ने हमारी लीडरशिप से बात की। अब ये भी आप मान के चले कि हमारी लीडरशिप ने कुछ बोला होगा, ये तो बोला नहीं कि हाँ जी आपने बोला। वो तो अगर हाँ आपने बोला मैं लड़ाई बंद कर दूंगा, वो तो 3 दिन पहले भी रूबियो ने बोला था और जयशंकर साहब ने बोला था कि ऐसा है कि हम जो हमें तंग करेगा हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और उससे पहले यूरोप ने जब बोला था तो उन्होंने बोला था कि डोंट प्रीच, बिकम पार्टनर्स। तो वो हम ये, और हमने रशिया का तेल खरीदा पूरी दुनिया का प्रेशर के बावजूद। तो हम ये मान लें कि हमारी सरकार ट्रंप के फोन से झुक गई सीज फायर थे, हमारी अपनी बेवकूफी। तभी मैं कहता हूँ ना, अच्छे टाइम में और बुरे टाइम में हमें साथ रहना है। फिर उस सरकार जिसको आपको कल तक हीरो बना के बैठे हुए थे, एकदम से लोगों ने शट कर दिया, वो बर्बाद हो गया सीज फायर। पहले तो मैंने कहा सीज फायर हुआ ही नहीं। तो जब वो बातें चली तो फिर हमने 11 साढ़े 11 बजे भारत ने एक अपनी पॉलिसी डिसीजन डिक्लेयर किया कि आगे से हमारे देश के अंदर कोई टेररिज्म का कार्रवाई होगी उसको हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। एक्ट ऑफ वॉर की बहुत बड़ी इंप्लीकेशन है। और वो सुनने के बाद वो जो हमारा यूजलेस बैठा हुआ बंगा, उसकी तो बत्ती बंद हो गई, बिकॉज उसको पता कि अब ठुका। अब जो उसके बाद जो 5 बजे तक का टाइम था, फिर 3:30 बजे उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को मैसेज किया। पहले बात करने की औकात तो थी नहीं कि बात करें, तब तक यहाँ हो चुका था, अंदर वाला डिसीजन कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी ने ले लिया था। तो डीजीएमओ साहब ने बात की, तो 5 बजे सीज फायर का इन्होंने जो, जिसको हम सीज फायर बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सीज फायर नहीं है, जो स्टॉपिंग ऑफ फायर का डिसीजन हुआ। ये जो 11 साढ़े 11 बजे जब अपने पॉलिसी डिसीजन लिया और 5 बजे के बीच का जो टाइम था, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को एक रिलीज या एक स्टेटमेंट देना चाहिए था कि देखो कल हमने इस लड़ाई में हमारी लाइन क्या थी कि आपने अटैक किया, हमने आपके मरकज तोड़े। फिर आप हमें मारने आए हमारे जम्मू के और इधर पठानकोट अमृतसर में अटैक किया, तो हमने आपके एयरफील्ड तोड़े। आते जाओगे तो मार खाते जाओगे। जब एयरफील्ड तोड़े हैं, जब न्यूक्लियर वो उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर आते हैं, बचे नहीं कहाँ से करेंगे, टेक ऑफ कहाँ, सारे रनवे तोड़ के रडार वडार तोड़ दिए सारे। उस टाइम एक स्टेटमेंट देना चाहिए था कि कल पिछले 12 घंटे से 13 घंटे से पाकिस्तान ने रिटेलिएशन नहीं की है और हम समझ रहे हैं कि एक उनकी सद्बुद्धि काम कर रही है, वी आर होपिंग कि पीस हो जाएगा। एक ऐसा एक छोटा सा स्टेटमेंट दे दिया होता तो ट्रंप है, ट्रंप तो लूज कैनन है, वो तो कुछ भी किसी को भी बोल देता है। मुझे तो हैरानगी 5 बजे क्यों बोला, वो पहले 11 बजे क्यों नहीं बोल पड़ा। तो वहां थोड़ा सा मार खा गए। मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप वो बिल्कुल ही राइट ऑफ कर दो, लुट गए, बर्बाद हो गए। एक हमारे बड़े डेकोरेटेड अफसर यहाँ पे इंटरव्यू आज आपने जो शेयर किया था, मतलब मेरा, क्या बात कर रहे हो यार आप। स्ट्रेटजी बहुत बड़े लेवल की बात होती है, हर बंदे की समझ नहीं आती। आपने इस्लामिक वर्ल्ड के न्यूक्लियर पावर के दांत तोड़ दिए, उसका न्यूक निकाल लिए। अब जिसमें लीकेज होगी, जिस जिस टनल्स के अंदर, उसके अंदर कोई जाएगा डॉक्टर साहब बताओ? कोई नहीं जाएगा। और उसकी लाइफ 1000 साल है उस रेडिएशन की। अब उसको सील कर दिया जाएगा। उसमें जो ठीक भी हैं उनके परमाणु बॉम्ब, उनको हाथ कोई नहीं लगाएगा, वो खत्म, वो हिस्ट्री खत्म। और आज दुनिया में सबको पता है 2000 किलो के आसपास इनरिच यूरेनियम है। अगर कोई सोचता कि पाकिस्तान फिर एक नया यूरेनियम इनरिच करके बनाएगा, लोग, ईरान जैसी कंट्री 6 महीने में 150 ग्राम भी इनरिच नहीं कर पा रही। बिकॉज यूरेनियम जब आप निकालते हो तो 0.1% होता है उस मिट्टी में यूरेनियम, 0.1%। फिर आप जब उसको इनरिच करने लगते हो तो आप इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी स्केल की बात है। और जितनी यूरेनियम डिगिंग साइट है वहां दुनिया के सैटेलाइट ऊपर घूम रहे हैं, सबको डर है इस बात का कि कोई रोग नेशन आ जाए। तो हमने उनको इतनी बुरी तरह से मारा है, सिर्फ नेवी उनकी छोड़ दी हमने। वो क्योंकि वो न्यूक वाला अगर ना एक दिन बाद में करते, नेवी को पहले ठोक देते, तो पाकिस्तान खत्म था मिलिटरली। तो ये इतनी बड़ी अचीवमेंट, और इसका ये मतलब नहीं कि वो बेवकूफी नहीं करेगा, वो तुमने 3 घंटे के बाद फिर कर दी। लेकिन चलो उसको स्ट्राइड में नहीं आएगा, चलो आज पहला दिन है। अभी आज जो उनकी कॉन्फ्रेंस होनी थी 12 बजे 2:30 बजे, अभी 5 बजे मीटिंग हुई डीजीएम उसकी। उसका भी प्रेस रिलीज मेरे ख्याल से आया नहीं, बस मैं तब से पॉडकास्ट पे हूँ। और प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्टेटमेंट है उसके उसमें रिलेटेड होगा, मैंने वो भी उनकी स्पीच नहीं सुनी। तो ये मैं कहता हूँ कि आप सरकार के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। दामन मत छुड़ाओ, उसको इंस्टेंट फूड मत बनाओ। पकड़ लिया हाथ तो पकड़ लिया, अच्छे में भी बुरे में भी साथ चलो।
तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आप कह रहे हैं कि ऐसा रहेगा, हाँ चलता रहेगा, क्योंकि एक्शन चलेगा। एटलीस्ट इस फेज में तो लोग रहेंगे जुड़े हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्लियर किया आज अपने एड्रेस में कि ये ऑनगोइंग है और ये पाकिस्तान के रिस्पांस पे डिपेंड करता है, हम उनको मॉनिटर करेंगे। ये ऑपरेशन अभी के लिए बंद है, खत्म नहीं है। वो दो टूक बोल दिया उन्होंने कि ये आतंकवाद की घटना हुई तो ये फिर वही रिस्पांस आएगा। तो मैंने इतना क्लियर कट दो टूक इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी संदेश और पाकिस्तान के लिए भी इतना साफ शब्दों में प्रधानमंत्री जी की ओर से पहली बार कोई संदेश सुना है, मिन्सिंग नो वर्ड्स। आप जब देखेंगे तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। और अब अगर हम अपने प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को साइड पे रख के शहबाज शरीफ के लेक्चर को पढ़े जिसमें 15 कट्स हैं, जो प्रूव हो गए कि उस स्पीच को 15 बार काट के एडिट किया गया है, जिसमें वो कहता हम ये कर दिया, हमने ये उड़ा दिया, तो फिर हमारी अपनी बेवकूफी है। तो नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जैसे डॉक्टर विकास ने कहा, आज बहुत ही कंपोज्ड पोस्चर था प्रधानमंत्री का भी, एंड ही वाज साउंडिंग वेरी वेरी हैप्पी, और दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। सर, आपका इतना टफ शेड्यूल रहा है आज पूरे दिन, वी कैन अंडरस्टैंड। आज ही क्यों, पिछले 6-7 दिन से। सर, वी आर एंडिंग टू आवर पॉडकास्ट, और इसके लिए जो लास्ट सर क्वेश्चन है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम नॉट आस्किंग टू कर्नल अजय रैना एज अ वेटरन, आई एम आस्किंग टू अ राइटर। सर, मिलिट्री हिस्ट्री लिखते हैं, व्हेन फ्यूचर जनरेशन विल रीड अबाउट 2025, क्या उनको लिखा जाएगा उस किताबों के अंदर? इंडिया स्ट्रेंथ और इंडिया स्ट्रेटेजिक साइलेंस, दोनों चीजें सर बहुत पावरफुल हुई हैं इस बार। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर हम वो साइलेंस और पेशेंस ना रखते तो हमारी स्ट्रेंथ को वीकनेस मिलिट्री में होने में सिर्फ कुछ पल लगते हैं। आपने देखा कि रशिया ने कहा था कि यूक्रेन को हम 2 हफ्ते में फोल्ड कर देंगे, 3 साल हो गए, क्योंकि कुछ गलतियां रशिया ने की मिलिटरली, जो हम सब समझते हैं। तो इनफैक्ट मैं खुद शायद लिखूंगा इसके ऊपर, क्योंकि इसको लाइव देखा है हमने, पूरी पूरी रातें जाग के हमने इस प्रोग्रेस को करते हुए देखा। तो मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ आने वाली जनरेशन के लिए, और मैं लिखूंगा फिक्शन, बिकॉज मैंने अभी मिलिट्री हिस्ट्री फिक्शन लिखनी शुरू कर दी है। बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, वो हार्डकोर मिलिट्री हिस्ट्री उनसे पढ़ी नहीं जाती। तो ऑफ कोर्स हमने वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने का, जो लोग टर्मिनोलॉजी चेंज कर रहे थे, हमने वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दिया एक स्ट्रोक में। जो लोग चाइना के पिट्ठू लगे हुए थे, मजबूरी में लगे थे, प्यार में लगे थे, कर्जे में लगे थे, जो भी था, उनको समझ आ गई कि भैया ये चाइनीज इक्विपमेंट पे भरोसा करना अपनी मौत को दावत देने वाला, पिटने वाली बात है। जो लोग सोचते थे कि इसराइल इज द बेस्ट व्हेन इट कम्स टू एयर डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, हमने बिना कुछ बोले, बिना चूं चां किए, हमने वो चीज बना दी, और हमने वो मिसाइल इंटरसेप्ट की जो आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, हाइपरसोनिक। हम दुनिया की पहली ताकत है जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है। और वो एक इंसिडेंट था जिसने शायद हमें ये जिगरा दिया, हमारी लीडरशिप को, कि हम उनके न्यूक्स पे अटैक करें। बिकॉज हाइपरसोनिक इंटरसेप्ट नहीं होती तो न्यूक्स हाइपरसोनिक में ही आने थे, और अगर हम ये ना करते तो हम नेक्स्ट हाइपरसोनिक का वेट करते। तो ये गारंटी है अजय जी की न्यूक्लियर अटैक इंडिया में जब पाकिस्तान करेगा, वो हाइपरसोनिक से ही करेगा, मिसाइल से। तो हम उसको दूसरा मौका नहीं दे सकते थे कि तूने पहले नॉर्मल वाली की, हमने सिरसा के ऊपर तोड़ दी, बहुत अच्छा काम किया, बट इसका ये मतलब नहीं कि तू रुक जाएगा। तो हम तेरे को वहां से मारेंगे जहां से तू निकाल के जहां हमारे खिलाफ कर सकता है। तो दुनिया को पता नहीं है कि उनको क्या किया है उनके प्रधानमंत्री ने। जम्मू को तो खैर नहीं पता, हमने कहा बर्बाद हो जाता, हमारी दिल्ली बॉम्बे में से एक शहर उड़ जाता, क्योंकि पाकिस्तान ने, जैसे मैंने कहा, 45 स्टेप उठा के सीधे ही चौथे दिन ही, तीसरे दिन ही वो फोल्ड हो गया और न्यूक्लियर की बात करने लगा। और उसी के लिए हमने उनको प्रीएम्प्ट किया है। तो ये बड़ी अच्छी कहानी लिखी जाएगी जिसमें बड़े सारे चीजें, स्ट्रेटजिक साइलेंस, स्ट्रेटजिक पेशेंस, स्ट्रेटजिक प्लानिंग। और मैं आपको, जिनको अभी भी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अटैक पहलगाम में 22 अप्रैल को हुआ। पाकिस्तान की आइसोलेशन, उनकी इकोनॉमी का सत्यानाश, उनको एफएटीएफ में डालना, उनको दुनिया से अलग करने का काम 2016 में शुरू हुआ था। 10 साल लगे हमें। तो ये होती है पेशेंस, जो आई थिंक एक हमें समझ ही नहीं आई। हमने उस इसी गवर्नमेंट को, इस लीडरशिप को गालियां भी दी, उनको 300 से उठा के 240 पे भी लेके आए, क्योंकि हम भी बेवकूफ हैं एज अ कंट्री, और एज ए सोसाइटी हमें मानना चाहिए कि हमसे गलतियां हुई हैं।
अगर ये सरकार आज ना होती तो जो पिछले जो काम भी किया था ना, और अगर पिछले साल सरकार चेंज हो गई होती तो यहाँ कुछ ये वही है ना, पुराने वाले जिन्होंने जाके शर्म अल शेख में बोला था, हाँ हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म हम करते हैं ना। अब आप बोलते हो, मैं बोलता हूं, हमें कौन सुनता? प्रधानमंत्री बोल रहा है देश का कि हाँ हम आप आई एम सॉरी, मैं हम आपको ये। तो ऐसी सरकारें हैं जिनका वाइस प्रेसिडेंट उठ के पूरी RNW वाले की लिस्ट एक्सपोज कर गया, पूरी मिडिल ईस्ट में हमारा साफ करवा दिया। तो ये जब उस कंपैरिजन से अब जब इस लड़ाई की कहानी लिखी जाएगी तो बड़ी रोचक भी होगी, और आने वाली जनरेशन जब पढ़ेगी तो उनका सीना फूलेगा। नहीं नहीं जी। सर, ये बहुत ही आपने ना जो चीजें अभी आज पूरे पॉडकास्ट में डिस्कस हुई हैं, आई थिंक ये फ्यूचर के लिए एक रिपोजिटरी बन गई। और वो रिपोजिटरी भी बनी है एक प्राउड डोगरा से, जो कर्नल अजय रैना है। और जब भी लोग देखेंगे इसको, दे विल ऑलवेज फाइंड दिस सर, नॉट फॉर टुडे, जो हमारा इंटेंट है तभी टेल्स शुरू करने का, कि डोगरों के मुंह से निकली हुई सर जो चीजें, बिकॉज मैं सर अभी भी मानता हूँ शायद आई एम ओवर पैशनेट, we both are over passionate. Rather, the three of us are over passionate about Dogras. That is why you write on all the Dogra journals and we keep on talking about Dogras. सर हम में एक जो स्ट्रेंथ है, जो इस बार डिस्प्ले हुई है, वो ये है कि हम डरते नहीं हैं। We have decided that we are born here, we will die here, whatsoever will happen. माता रानी की कृपा रही, फौज का आशीर्वाद, और मोदी जी ने सच में ही जो पेशेंस से हम सबको पेशेंस रहना सिखाया, that really really helped us to sail through this turbulent time. सर आगे आने वाला टाइम टर्बुलेंट टाइम नॉट फॉर अस, मैं फिर से करेक्ट करूंगा, टर्बुलेंट टाइम फॉर पाकिस्तान। हमारा तो हमेशा से अच्छा टाइम था। सो सर थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस आपके इतने हेक्टिक शेड्यूल से। And I like to request Dr. Vikas Pada to formally thank on behalf of Tavi Tales for being with us. फैमिली सर सर थोड़ा सर हमें क्या है सर, कोच के तरह ना सर हमने भी एसओपी बनाया हुआ है सर, उस एसओपी पे चलने से सर हमें ये शांति रहती है, सभी चीजें टिक कर ली हैं। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट सर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं फिर से एंटायर तवी टेल टीम की ओर से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जम्मू वासी और डोगरों की ओर से। और आपने जितना सम्मान हम डोगरों का बढ़ाया है, जब YouTube खोलते हैं और जब 50 चैनलों पे हम कर्नल अजय रैना को देखते हैं, और मैं बताता हूँ सबको ये हमारे जम्मू के डोगरा हैं, तो हमारा कितना आपने छाती 56 इंच तो प्रधानमंत्री की, हमारी 10 गुना 560 इंच की कर दी है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिशन को हम अपनी टीम इस प्लेटफॉर्म से मैं ये आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो मिशन मोड में देश के लिए और दो टूक बात करने की, मिन्सिंग नो वर्ड्स, जो आपकी बुक्स में सामने दिखता है, और नैरेटिव्स को चेंज करने का जो आपने बीड़ा उठाया है सर, माता वैष्णो देवी और बावे वाली माता आपको आशीर्वाद दें और आगे आप अपने मिशन में तरक्की करें और बढ़ते रहें। इसी शुभकामना के साथ आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू। नहीं, हम सब ने बढ़ना है और माता का आशीर्वाद हम सब पे रहे। अगर मैं डोगराज के बारे में बोल पाता हूँ तो इसलिए कि आप जैसे डोगरे साथ खड़े हैं। हम जब जुड़ेंगे नहीं और फिर क्या किसकी बात करेंगे, वो फिर वो खोखली बात हो जाती है। आज आज एक्चुअली आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, लोग बातें कर रहे हैं कि एक फंड रेज करते हैं, जो घर टूटे हैं जम्मू प्रोविंस में उनको रिपेयर करवाएंगे, रीबिल्ड करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, सरकार करेगी, बट एटलीस्ट जम्मू लोगों को पता चला है जम्मू भी एक जगह है। और इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये हम सब की, जैसे आपने कहा कि हम डटे रहे, हमने नहीं जाना यहाँ से। और फ्यूचर जनरेशन को भी अपील करता हूँ, देखो जिंदगी मरनी उसके ऊपर, उसके हाथ में है। आप छोड़ नहीं सकते, अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ सकते। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मेरा भी हरियाणा हिमाचल में रिजॉर्ट है, यहाँ के लोग मेरे को वहां कमरे बुक नहीं जा रहे। तो मैं तो ना जाऊं, वो मेरा बिजनेस है, ये मेरा घर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। माता सबको आशीर्वाद रहे। और दूर बैठ के हमारी बहन एक सुन रही है, हमें पता है। बिल्कुल सर, मनु विल बी वेरी वेरी हैप्पी, उससे बात हुई थी। एंड सो वी आर प्राउड ऑल डोगरा टुगेदर। जी, प्राउड डोगरा हु इज चेंजिंग नरेटिव्स बाहर बैठ के, और विद अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन। आई विश्ड कि टाइम अगर उस तरीके का होता, शी वुड हैव जॉइंड अस, बट नेवरदलेस सर, एक बार मनु के साथ भी वी ऑल विल सिट एंड वी विल हैव। वी विल। जय हिंद थैंक सर। यू। ओके गॉड सर, ब्लेस यू। बाय सर।